हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हानि रक्षा अनुबंध। वैसे इसके साथ एक और जुड़ा हुआ टॉपिक भी रहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रतिभूति का अनुबंध, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हानि रक्षा अनुबंध क्या होते हैं, क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of इंडेमनिटी। कि हानि रक्षा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसको स्वयं, वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचे। तो कहने का मतलब है कि जिसमें एक पार्टी ने क्या करना है, दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करना है कि वन पार्टी प्रॉमिसेस टू द अदर, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर दूसरी पार्टी को कोई नुकसान होता है दूसरी पार्टी को कोई नुकसान होता है तो पहले वाली पार्टी वो उस नुकसान की भरपाई कर देगी। वो नुकसान चाहे पहले वाली पार्टी के यानी कि प्रॉमिसर के कंडक्ट की वजह से हो या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट की वजह से हो, तो उसको जो है हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हानि रक्षा का अनुबंध, जिसमें एक पार्टी, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जो है वो कहेगी कि उसको हानि से बचाने का वचन देगी। वो जो हानि है वो दूसरे पक्षकार को या तो फर्स्ट पार्टी की वजह से या फिर जो है वो सेकंड पार्टी के मतलब फर्स्ट पार्टी की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी के एक्टिविटी की वजह से, कंडक्ट की वजह से, व्यवहार की वजह से, आचरण की वजह से अगर पहुंचती है और उसमें जो है वो जो पहली पार्टी ने उसको उस हानि से बचाने के लिए वचन दिया हुआ है, तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसमें दो पार्टीज बेसिकली आ गई जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि एक पार्टी ने जिसने प्रॉमिस किया है उसको हानि से बचाने के लिए, और दूसरी पार्टी जिसको वो हानि हो सकती है, जिसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो जो है वो सेकंड पार्टी आ गई। तो इन दोनों पार्टीज के जो नाम है, पहली वाली पार्टी है इंडेमनीफायर, हानि रक्षक, जिसने वो प्रॉमिस किया, द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू इंडेमनीफाई द अदर, व्यक्ति जो हानि से बचाने का वचन देता है। तो जिसने प्रॉमिस किया है कि वो दूसरे पार्टी को जो है वो हानि से बचा लेगा, जो उसका नुकसान होगा उसकी वो भरपाई कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर, हानि रक्षक। एंड सेकंड जो पार्टी है दैट इज इंडेमनिटी होल्डर, और इंडेमनीफाइड भी उसको बोल देते हैं, इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, हानि रक्षाधारी, मतलब जिसको वो प्रॉमिस किया गया है। द पर्सन हुज लॉस इज टू बी मेड गुड और टू हुम सच प्रॉमिस इज मेड, कि या तो जिसका जो है नुकसान की भरपाई की गई है, जिसके नुकसान को पूरा किया गया है या जिसको नुकसान से बचाया गया है, या फिर जो है वो कहने का दूसरे तरह से कह लो कि जिसको ये प्रॉमिस किया गया है कि उसको इस नुकसान से बचा लिया जाएगा, उस पर्सन को इंडेमनिटी होल्डर कहा जाएगा या इंडेमनीफाइड कहा जाएगा। ठीक है, तो दो पार्टीज होगी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि इंडेमनीफायर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिस करता है कि अगर आपको जो है वो इस पर्सन इंडेमनीफायर की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई जो है ये इंडेमनीफायर, हानि रक्षक जो है वो उसको कर देगा। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इसके जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको कि क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो कोई सामान जो है वो रेलवे से जो है वो भेजा और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजा, तो जहाँ आपने जो है वो रेलवे पर जहाँ पे सामान आपने बुक कराया, तो रेलवे वालों ने आपको एक रिसीट दे दी कि जब आपको दूसरे स्टेशन से वो सामान लेना है, तो उस सामान की वो आप रिसीट दिखाएंगे और आपको जो है वो सामान आपको दूसरे स्टेशन से मिल जाएगा। तो आपने ट्रांसपोर्ट करना था, एक जगह से दूसरी जगह भेजना था, तो रेलवे के थ्रू भेज दिया आपने, और रेलवे वालों ने आपको जो है वो जहाँ से आपने भेजना था वहाँ से आपका सामान रिसीव किया, आपको रिसीट दे दी और कहा कि जहाँ पे आपको सामान पहुँचाना है वहाँ मिल जाएगा, बट आपको ये रिसीट दिखानी पड़ेगी। अब क्या हुआ कि आपका जो है सामान रेलवे से जो है वो डिपॉजिट कर लिया और उन्होंने ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह स्टेशन पर भेज दिया। अब वहां आप दूसरी जगह स्टेशन पर पहुंचते हैं, पर वहां पर स्टेशन पर पहुंचने पर क्या हुआ कि आपकी जो है वो इन बिटवीन कहीं वो जो रसीद आपको दी गई थी उस सामान की, वो रसीद आपसे गुम होगी। अब जब रसीद आपसे गुम होगी तो जो है वो रेलवे अथॉरिटीज आपको सामान नहीं देंगे ना, कि आपके पास वो रिसीट नहीं है। अगर रिसीट होगी तभी आपको सामान के आप मालिक हैं, अगर आपके पास रिसीट ही नहीं है, तो रसीद ही नहीं है, तो फिर जो है आप उसके सामान के मालिक नहीं माने जा सकते। तो अब सामान आपका ही है बट आपसे जो है वो रसीद गुम होगी,
तो वहां पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि जो रेलवे अथॉरिटीज हैं, हो सकता है कि कल को कोई पर्सन जो है उनके पास वो रसीद लेके आ जाए, आपसे तो गुम होगी, पर कोई थर्ड पर्सन जो है वो आ जाएगा रसीद लेके कि जी ये तो मेरा सामान था बट मुझे वापस दो। अब जब रेलवे अथॉरिटी, सामान के मालिक आप हैं, अगर वो आपको दे देंगे तो उस थर्ड पार्टी को कहां से देगा, तो वो रेलवे अथॉरिटी कहां से देगी। तो उस केस में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कि आप सामान के असली मालिक हैं, तो आप क्या कहते हैं रेलवे अथॉरिटी को कि जी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ये सामान जो है वो मेरा है, बट अगर इसको लेने के लिए कोई और थर्ड पर्सन जो है वो आपके पास रसीद लेके आ जाता है तो उस केस में जो भी आपका नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा। तो इन केस की अगर वो रेलवे अथॉरिटीज को कोई भी उस सामान की वैल्यू देनी पड़ती है या कोई केस के खर्चा करना पड़ता है, तो वो जो भी एक्सपेंसेस उनको रेलवे अथॉरिटीज को करने पड़ेंगे वो थर्ड पार्टी की उस रसीद के बदले में, तो उसकी भरपाई जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की आपकी वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर जो है किसी पर्सन को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए आप उसको प्रॉमिस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देन इसके कुछ एसेंशियल्स या फीचर्स हम इसको कह सकते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ये चीजें होनी चाहिए, या आप कह लो कि फीचर्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, ये विशेषताएं होती हैं, ये चीजें उसके अंदर होती हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज, दो व्यक्तियों की मौजूदगी का होना, यानी कि दो पार्टीज होनी चाहिए। जैसे हमने अभी बढ़ा था पीछे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज हैं हमारे पास, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, तो ये दोनों पार्टीज का एग्जिस्ट करना जरूरी है। एटलीस्ट जो है वो दो पार्टीज होंगी, जो एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस करेगी दूसरे के नुकसान की भरपाई के लिए और दूसरी जिसको वो प्रॉमिस किया जा रहा है। देन सेकंड इज द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी बाय नेचर, कि जो हानि रक्षक की देनदारी है वो प्राइमरी है बेसिकली, जैसे ही उसकी कोई लायबिलिटी जो है वो थर्ड पर्सन की जो है जिसको इंडेमनिटी होल्डर की जैसी कोई लायबिलिटी रेज होती है तो इंडेमनीफायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको पे करेगा। तो जैसे कोई वो घटना घटती है तो वो जो अनिश्चित घटना जिसके बारे में आपने प्रॉमिस किया हुआ है, तो जैसी वो होगी साथ ही साथ जो है वो लायबिलिटी जो है इंडेमनीफायर की अराइज हो जाती है। दैट इज प्राइमरी बाय नेचर, यानी कि उसकी लायबिलिटी है कि उसने जो भी लॉसेस दूसरी पार्टी को उठाने पड़े हैं वो इंडेमनीफायर को पे करने। द प्राइम मोटिव इज टू कंपनसेट इसमें जो है हमारा प्राइम मोटिव, जो मेन मोटिव है वो क्या है कि मुख्य जो उद्देश्य है मुआवजा देने का है, किसी को प्रॉफिट नहीं कमाना है इसमें, बट जो उसको हानि हुई है, जो एक्चुअल में उसको नुकसान उठाना पड़ा है, उस नुकसान की भरपाई की जानी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये वाला जो आप केस लड़ लो, आप केस फाइल कर दो, सूट कर लो, जो भी हो रहा है आपका, जो आपने केस करना है, अगर इस केस में जो भी आपका खर्चा होगा वो मैं भरपाई कर दूंगा, तो उसका जितना भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपने भरपाई करनी है, बट उसमें वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है कि जस्ट जो उसका नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेट करने का जो है प्राइम मोटिव रहता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो जैसे पहले भी बताया कि ये स्पष्ट और गर्भित, स्पष्ट भी हो सकता है यानी कि एक्सप्रेस भी हो सकता है या गर्भित भी हो सकता है, इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकता है कि वो जो आप जो पार्टीज हैं उनके जो है वो कंडक्ट से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बन सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब है कि आपने बोलकर और लिखकर जो है, बोलकर या लिखकर जो है वो स्पष्ट शब्दों में जो है वो बताया है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए, कि यानी कि वो स्पष्ट शब्दों में आपने उसको प्रॉमिस किया है। बट इम्प्लाइड का मतलब कि आपने जो है आपके बिहेवियर से जो है वो प्रॉमिस माना जा रहा है। Then the definition strictly says the loss should have been caused by human agency. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसमें कि ये क्या कह रहा है कि जो लॉस है वो लॉस सिर्फ ह्यूमन एजेंसी से, कि किसी मानवीय एजेंसी से, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से वो होना चाहिए। तो जैसे उसमें डेफिनेशन में भी लिखा है कि लॉस कॉज्ड बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन, यानी कि स्वयं वचनदाता द्वारा की गई हानि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई हानि। तो सिर्फ व्यक्ति की बात की गई है, तो ह्यूमन एजेंसी का मतलब है कि वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो है वो लॉस उसको हुआ है। कोई इसमें जो है और दूसरी जो तरीके से अगर लॉस होता है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही जो है कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें ऐड किए जाएंगे जिसमें नुकसान जो है वो किसी पार्टी के कंडक्ट की वजह से, चाहे वो प्रोमिसर की वजह से यानी कि इंडेमनीफायर के वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, अदर पर्सन की वजह से वो नुकसान होता है, तो उसी को जो है हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में काउंट करेंगे। देन मस्ट फुलफिल ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो भी आपने पढ़ा था अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें जो भी आपने पढ़े थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सभी एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए कि एक वो वैलिड एग्रीमेंट हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, कंसेंट
कंसिडरेशन, वो जो भी इसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सभी इसके अंदर होने चाहिए। अगर उसमें से कोई भी मिसिंग है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि आप उसको एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे, लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करवा पाएंगे अगर जो है वो पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा करने से मना कर देती है। तो इसलिए जरूरी है कि उसमें एक वैध अनुबंध के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो भी उसके लक्षण हैं, वो सभी इसके अंदर होने चाहिए। अब इसके बात आ जाती है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, तो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर का है कि जिसको वो हानि रक्षाधारी, जिसको वो प्रॉमिस किया गया है, उस पर्सन को जो है वो क्या 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 राइट्स इस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में मिलते हैं। तो पहला जो उसको राइट मिलता है दैट ही कैन क्लेम ऑल डैमेजेस, यानी कि उसको जितने भी टोटल जो नुकसान हुआ है जिसके लिए प्रॉमिस किया गया था उसको, वो सभी जो है वो उसको इंडेमनिफाई करवा सकता है, उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो ले सकता है, कि जितना भी उसको सारा नुकसान हुआ है तो वो सारे नुकसान की भरपाई ले सकता है। देन ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे एनी सच सूट, कि ऐसा अगर उसके ऊपर कोई केस फाइल कर दिया गया है, नुकसान तो हुआ ही है, नुकसान की भरपाई करनी पड़ी है, बट उससे पहले दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर केस भी फाइल कर दिया, अब उसको केस भी लड़ना पड़ेगा, अपना जो है जो भी उसका खर्चा उस केस को लड़ने के लिए करना पड़ रहा है उसको, जो उसको ऊपर वाद किया गया, वाद बोलते हैं हिंदी में, तो वो वाद किया गया है या सूट उसके ऊपर फाइल किया गया है, तो उसमें जो भी उसके खर्चे हुए हैं वो खर्चे भी जो है वो इंडेमनिटी होल्डर जो है वो इंडेमनीफायर से क्लेम कर सकते हैं। देन थर्ड वन, ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इन केस की अगर दोनों पार्टीज के बीच में जो है जो थर्ड पार्टी है वो और जो इंडेमनिटी होल्डर है उनके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि चलो कोई हम जो है वो केस फाइल नहीं करते हैं, कोर्ट में नहीं सेटलमेंट करती हैं, हम जो है वो आपस में जो है वो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज करने के केस में भी अगर उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ी है, कुछ एक्सपेंसेस उसके हुए हैं, तो उस कॉम्प्रोमाइज के लिए जो भी उसने पे किया है वो भी इंडेमनिटी होल्डर जो है वो इंडेमनीफायर से ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें राइट ऑफ इंडेमनीफायर, तो राइट ऑफ इंडेमनीफायर जो है उसके बारे में जो है इस एक्ट में कुछ खास नहीं कहा गया है कि स्पेसिफिकली जो है उस हानि रक्षक के लिए, इंडेमनिटी होल्डर के लिए, कि उसके क्या क्या राइट्स रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं मेंशन किया गया है। तो बेसिकली बस कहने का मतलब ये है कि वो उसका राइट सिर्फ इतना ही बनता है कि यानी कि जितना उसने प्रॉमिस किया है उतने ही वो डैमेजेस या क्लेम्स को पे करेगा, बाकी स्पेसिफिकली इसके कोई राइट्स के बारे में जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर के बारे में बताया, क्योंकि इंडेमनीफायर जो है उसके राइट्स के बारे में जो है वो इस एक्ट में कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। देन एक और इशू इसमें आ जाता है, द राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर गिव्स राइज टू टू इश्यूज, की इसकी वजह से दो और इशू जो है वो आ जाते हैं, जो जिनको दो मुद्दे और आ जाते हैं इसमें, जो उसके राइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहला मुद्दा जो आ जाता है कि मेजर ऑफ कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति का माप, और दूसरा जो है वो कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, दायित्व की शुरुआत। तो मेजरमेंट ऑफ कंपनसेशन का मतलब कि कितना जो है उसकी हानि, जितना भी उसका नुकसान हुआ तो उसको कैसे मेजर किया जाए, कैसे उसको मापा जाए कि कितनी हानि उसको हुई है। तो इसमें ऐसा ना हो कि उसको बाद में फिर नुकसान खुद से ही उठाना पड़े, कि ऐसा ना हो कि उसको जो है वो नुकसान उठाना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेजरमेंट ऑफ कंपनसेशन वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कैसे जो है उसकी मेजरमेंट होनी है, कि कितने जो है जितने का उसने प्रॉमिस किया है उतना उसको वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। तो जैसे कई बार इसमें एक एग्जांपल आता है कि हानि रक्षा का बीमा किया गया एक ट्रक का, और वो जो हानि रक्षा का बीमा था वो 2 लाख रुपए का कर दिया गया। अब 2 लाख रुपए का उस ट्रक का बीमा हो गया, अब वो ट्रक जो है वो हो गया चोरी। अब ट्रक चोरी हो गया तो उसमें जो है कोई ऐसा चांस ही नहीं था कि वो ट्रक जो है वो वापस मिल सकता है। तो उसमें जो है वो सर्वेयर जो उनका इंश्योरेंस का था, जिसने बीमा किया होगा, तो उस कंपनी के सर्वेयर ने जो है उसकी वैल्यू निकाल दी कि 1,87,000 रुपये जो है 1,87,492 रुपये, यानी कि 1,87,492 जो है उसको पेमेंट की जाएगी। बट विद इंटरेस्ट की जो उसकी डिलेड पीरियड है उसमें, उसके लिए जो है उसको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। बट कोर्ट ने डिसाइड किया है कि जो है वो अंडर द आर्टिकल
14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप जो है जो भी उसने जितने का उसने बीमा कराया था उससे कम आप उसको पे नहीं कर सकते, यानी कि उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी उसने जितने का भी उसको प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस उसका पूरा किया जाना चाहिए। देन कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि उसका जो इंडेमनीफायर है उसकी लाइबिलिटी कब शुरुआत होगी। इंडेमनीफायर यानी कि जो हानि रक्षक है जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लॉस को पूरा कर दूंगा, तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो कब शुरू होगी। तो जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी जो है वो क्लियर कट मैनर में सामने आ जाती है, उसका दायित्व स्पष्ट हो जाता है कि अब तो इसको जो है वो पे करना ही पड़ेगा, इसको अपना जो है वो जो है पेमेंट करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ जो है वो लाइबिलिटी इंडेमनीफायर की जो है वो अराइज हो जाती है। जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर का जो है वो लाइबिलिटी वहां पर फिक्स हो जाती है, कि फिक्स होगी, क्लियर कट मैनर में डिफाइन होगी कि जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो जहां पर उसकी लाइबिलिटी फिक्स होगी, उसका जो है वो क्लेम क्लियर कट जो है वो पता चल गया कि इसको इतना पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ उतनी अमाउंट की लाइबिलिटी जो है वो इंडेमनीफायर की जो है वो अराइज हो जाती है, हानि रक्षक जो है वो साथ ही साथ जो है उसका दायित्व बन जाता है। या फिर जैसे ही इन केस की इंडेमनिटी होल्डर ने वो अमाउंट पे कर दिया, जो भी उसके खर्चे हैं, जो उसके नुकसान है, जो केस में उसको पेमेंट करनी पड़ी है या कॉम्प्रोमाइज के लिए उसको पे करना पड़ा है, अगर उसने पेमेंट कर दी है तो जैसे उसने पेमेंट कर दी साथ ही जो है वो लाइबिलिटी जो है उसकी इंडेमनीफायर की, हानि रक्षक की जो है वो लाइबिलिटी जो है वो साथ ही साथ अराइज हो जाती है। क्योंकि जैसे इसमें डेफिनेशन में भी कहा गया है, जैसे इसको एसेंशियल एलिमेंट्स में भी आपने बताया था, मैंने बताया था आपको कि इंडेमनीफायर की जो लाइबिलिटी है दैट इज प्राइमरी, यानी कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडेमनीफायर की है कि उसने वो पेमेंट करनी है। कि अगर जैसे वो अगर हम कहें कि जो रेलवे अथॉरिटीज वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो इन केस की वो थर्ड पार्टी जो है वो कोई किसी को थर्ड पार्टी को जो है वो रेलवे की रिसीट मिल गई और वो जो रेलवे अथॉरिटीज के पास पहुंच जाता है क्लेम करने के लिए, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपने जो भी उसकी क्लेम बनता है, जो भी उसकी कंपनसेशन बनती है, जो भी पेमेंट उसकी बनती है, वो आपकी ड्यूटी है कि आप उस थर्ड पार्टी को करेंगे, ना कि जो है उस इंडेमनिटी होल्डर की, उस रेलवे अथॉरिटी वाले की बनती है कि वो जो है वो थर्ड पार्टी को करेगा। तो इसमें जो है वो इंडेमनीफायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज प्राइमरी। और जैसे ही उसका जो है वो क्लेम, मतलब जो भी क्लेम है कि उसकी जो है लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है, इंडेमनिटी होल्डर की क्लियर कट मैनर में पता चल जाती है, साथ ही जो है वो इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी जो है वो शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने बताया कि अगर उसने पे कर दिया है, उसने मतलब इंडेमनिटी होल्डर ने अपने वो क्लेम्स अगर पे कर दिए हैं, तो साथ ही साथ जो है वो इंडेमनीफायर से जो है उनको क्लेम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ओके, थैंक यू।